हे वियर्स, दिस इज़ मी हर्षिका। तो इस क्लिप में मैं आपको आपके क्वेश्चन नंबर 2 से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सच्ची में ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर कर लेना। एंड मैं क्वेश्चन बताते हुए उसका सॉल्यूशन क्लिप भी ऐड ऑन कर दूँगी, जिससे आपको उन क्वेश्चंस को कवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, इन क्वेश्चंस को डीप में पढ़ना, इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग सारा डाटा अपने माइंड में क्लियर रखना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डेफ ब्लाइंडनेस अलॉन्ग डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिग्रीज ऑफ लॉसेस। एंड इसका सॉल्यूशन आपको क्लिप में दिख जाएगा। इसमें हमें बेसिकली डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बताना है, जिसकी आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर कैटेगरीज लिखोगे कि लाइक फिजिकल विद मेंटल, मेंटल विद फिजिकल, या मेंटल या फिजिकल फिजिकल, लाइक इसी तरीके का ग्रुपिंग करके कुछ इसका सॉल्यूशन है। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। एंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डेफ ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटी होती है हमारी विजन और हियरिंग से रिलेटेड। इसे ड्यूअल सेंसरी डिसेबिलिटी भी कहा जाता है और मल्टी सेंसरी इम्पेयरमेंट भी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कोई डेफ और ब्लाइंड है तो वो कंप्लीट डेफ या ब्लाइंड है, नहीं, वो अलग अलग डिग्रीज के बेसिस पे डेफनेस और ब्लाइंडनेस से डील कर रहा होता है। डेफ ब्लाइंडनेस किसी भी इंडिविजुअल को काफ़ी सारी चीज़ों में एक लिमिटेड अलाउंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में 92% इन्फॉर्मेशन हमारे विजन और हियरिंग सेंस से ही गेन करते हैं, और हमारे पास दोनों सेंस नहीं है या फिर कुछ कम मात्रा में है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन, समझने की क्षमता, चलने की क्षमता, ये सभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अफेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। तो 4 कैटेगरीज होती है डेफ ब्लाइंडनेस की। पहला, कंप्लीट डेफ विथ पार्शली ब्लाइंडनेस, या फिर पार्शली डेफ विथ कंप्लीट ब्लाइंडनेस, या फिर कंप्लीट डेफ विथ कंप्लीट ब्लाइंडनेस, या फिर पार्शली डेफ विथ पार्शल ब्लाइंडनेस। मतलब दोनों चीज़ या तो थोड़ी थोड़ी हो, या फिर दोनों चीज़ पूरी पूरी हो, या फिर एक चीज़ कम हो, एक चीज़ ज़्यादा, एक चीज़ ज़्यादा, या दूसरी चीज़ कम हो। ये हमारी कैटेगरीज रहती है डेफ ब्लाइंडनेस की। इसमें से क्वेश्चन बनता है, हमारे फर्स्ट ईयर के फाइनल्स में भी इसमें से क्वेश्चन आया था, एंड इंटरनल्स में भी क्वेश्चन आया था कि डेफ ब्लाइंडनेस की कैटेगरीज, उसके बाद उसको फर्दर एक्सप्लेन भी करना था। बट आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। ये 4 स्क्रीन पे दिख रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्क्रीन का, जिसमें ये नेम शो हो रहे हैं आपको कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ लॉसेस पे। मैंने आपको बताया ना कि कोई बच्चा ब्लाइंड है या फिर डेफ है तो जरूरी नहीं होता कि वो पूरा ही हो, कुछ डिग्रीज होती हैं, उस बेसिस पे होता है। हम पहले ब्लाइंड का भी सीखेंगे और हियरिंग का भी सीखेंगे, अलग अलग डिग्रीज। पहले हम हियरिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो कैसे करते हैं, डैश सेंटीमीटर, या फिर डैश किलो, डैश लीटर, पीछे लीटर, किलोग्राम, ये सब आ रहा है ना। ऐसे हियरिंग को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। तो ऐसे ही हियरिंग के हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये 4 टर्म्स तो सबको पता ही होंगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो माइल्ड का रहता है 26 to 40 डेसिबल तक, यानी कि इसमें हमारा थोड़ा सा लेस देन 40% हियरिंग डिफिसिट होता है, 26 to 40 डेसिबल तक। मॉडरेट का रहता है 41 से 60 डेसिबल तक, सीवियर का रहता है 61 से 70 डेसिबल तक, प्रोफाउंड रहता है 71 से 90 डेसिबल तक, और जो टोटल लॉस हो जाता है वो 90 प्लस हो जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा हियरिंग की डिग्रीज। तो हम चलते हैं विजन की डिग्रीज पर। तो जिसकी आई का रेशियो 20/30 से लेकर 20/60 तक रहता है उसे हम माइल्ड विजन लॉस बोलते हैं। जिसका 20/70 से लेकर 20/160 तक रहता है उसको मॉडरेट कहा जाता है। जिसका 20/200 से लेकर 20/400 तक रहता है उसको सीवियर विजुअली इम्पेयर्ड कहा जाता है। जिसका 20/500 से लेकर 20/1000 तक रहता है उसको प्रोफाउंड विजुअली इम्पेयर्ड कहा जाता है। और जिसका लेस देन 20/1000 हो जाता है वो टोटली विजन इम्पेयर्ड होता है, जिसका बिल्कुल भी विजन नहीं है। तो ये रही हमारी डिग्रीज हियरिंग की और विजन की। इन्हें याद कर लेना, मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी, स्क्रीनशॉट लेके इन्हें अच्छे से याद कर लेना। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी एक के बारे में पूछ सकते हैं, दोनों के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो अच्छा है अगर आप इन डिग्रीज़ को याद कर लो, तो मेनली हियरिंग और विजन की। एक्सटर्नल्स में भी काम आता है, इंटरनल में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइंड सेरेब्रल पाल्सी एंड इट्स टाइप्स। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरे से लिखवा लो। लाइक जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का, उसमें भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी जो 5 मार्क्स 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें भी इसका आने के चांसेस हैं। बट हाँ, CP एंड इट्स टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एंड अब जो मैं क्लिप ऐड करूँगी उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको
क्वेश्चन किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि फ्लो चार्ट बनाना है आई थिंक, उसके बाद उनको डिफ्रेंशिएट करना है एंड देन वो लाइक छोटा सा डायग्राम बना के शेड करना है। ये मैंने अपने फर्स्ट ईयर के टाइम में भी किया था, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर प्रेजेंट करना कि सीपी क्या होता है। तो अगर मैं आपको ओरल डेफिनेशन बताऊं तो सीपी इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट्स अ पर्सनल एबिलिटी टू मूव। अब आप स्क्रीन पे देखते जाओ कि सीपी सबसे पहले किस चीज़ को अफेक्ट करता है, मूवमेंट को पर्सन्स की, एंड मेंटेन द बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर, बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो सीपी अफेक्ट करता है पर्सन की एबिलिटी को टू मूव एंड टू मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो अब हमने डेफिनेशन की बात कर ली है। सीपी इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द पर्सन्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ। आपको कुछ सिम्टम्स भी पता होने चाहिए जिसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या इस पर्सन को सेरिब्रल पाल्सी है। तो पहला कि बच्चे को प्रॉब्लम रहती है कोऑर्डिनेशन में, लाइक बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है, मूवमेंट अच्छे से वो नहीं कर पाता है, दोनों लेग को कोऑर्डिनेट करके वो नहीं चल पाता है। नेक्स्ट उसको प्रॉब्लम रहती है स्पीच में या फिर लैंग्वेज में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी डेवलपमेंट में। ऑफकोर्स कोई बच्चे को डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है तो वो उसके डेवलपमेंट पे तो असर डालेगा ही, तो आप डेवलपमेंट वाला पॉइंट तो आराम से लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बाकी अदर प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, लाइक उसको हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को सीपीएस देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, चलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बच्चे की माइनर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता, बट उस बच्चे का बैठने का तरीका अलग होता है, उठने का तरीका अलग होता है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स रहते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कॉजेस के बारे में कि सीपी क्यों होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कॉजेस की तरफ कि सीपी क्यों होता है। तो मेन कॉज होता है सीपी होने का एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही सीपी आए, सीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो सीपी किस वजह से होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। एंड इट यूजुअली हैपन्स बिफोर अ चाइल्ड इज बॉर्न। बच्चे के पैदा होने से पहले भी हो सकता है, बट पैदा होते टाइम और उसके बाद यानी नेटल और पोस्ट नेटल टाइम पे भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्री नेटल पीरियड में होता है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉज क्या है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अब ये ब्रेन का एबनॉर्मल डेवलपमेंट किस वजह से हो सकता है वो भी तो पढ़ना होगा। हमने ये चीज तो जान ली कि सीपी किस वजह से होता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अभी एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन किस वजह से होता है ये भी तो जानना है ना, पूरा एकदम जड़ से काम करना है ना हमें। तो किस वजह से होगा, पहला कि बच्चे के ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगी है मॉम के वॉर्म में ही। ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को, मैं स्क्रीन पे हर चीज़ नहीं लिखूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो, हर चीज़ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो माइनर पॉइंट्स अच्छे से सुनते चलना कि बच्चे का मॉम की वॉर्म में ही ब्रेन में से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, या फिर बच्चे को लाइक डिलीवरी के टाइम में उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, या फिर कोई हेड इंजरी हो गई है, या फिर अगर हम पोस्ट नेटल की बात करें, मैंने आपको बता रखा है कि डॉक्टर की कोई गलती की वजह से, माइनर गलती की वजह से ऐसा हो गया है, या फिर मॉम की नेटल या फिर प्री नेटल में केयरिंग के टाइम कोई गलती की वजह से ऐसा हो गया है, बच्चे को चोट लगी है, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, बच्चे का वॉर्म में प्रॉपर से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ये सारे फैक्टर्स रहते हैं। पढ़ना है टाइप्स ऑफ सीपी। अब इस पे आप अपने सिलेबस में 3 स्टार लगा लो, 3 भी नहीं 5 लगा लो, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पेपर नंबर 2। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे पेपर नंबर 2 में। इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो हमें टाइप्स ऑफ सीपी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं टाइप्स ऑफ सीपी में, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ स्क्रीन पे। तो टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी आपको साइड में अपनी स्क्रीन की राइट हैंड साइड में एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी
3 बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं। पहला सीवियरिटी के बेसिस पे, उसके बाद अफेक्टेड लिम्स के बेसिस पे, एंड थर्ड मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। और फिर उसमें सब टॉपिक्स डिवाइड होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, होमोप्लेजिया, डायप्लेजिया एंड एक्सेट्रा। और मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पैस्टिसिटी, अटेक्सिया, मिक्स्ड, एथेटोटिक्स, ये सब। तो अब हमें इन सभी टर्म्स को एक एक करके पढ़ना है। एंड इन ये पूरा एक जो फ्लो चार्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी का, जिसमें अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीवियरिटी की। सीवियरिटी में हमें पहला पॉइंट दिख रहा है माइल्ड। माइल्ड से हम क्या समझते हैं कि जो पर्सन को सेरिब्रल पाल्सी है वो इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं है कि उसको हर चीज़ में किसी न किसी की हेल्प चाहिए हो, या फिर वो पूरा का पूरा ही किसी पे डिपेंडेंट हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। माइल्ड सेरिब्रल पाल्सी का मतलब है कि बच्चे को थोड़ी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है, या फिर बार बार सिखाने की ज़रूरत होती है, मगर एट द एंड ऑफ द टास्क वो बच्चा खुद उस एक्टिविटी को करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो माइल्ड है, यानी उसको ज़्यादा हाई लेवल पे वो सीवियरिटी नहीं है। नेक्स्ट अब हमें दिखता है मॉडरेट। मॉडरेट में माइल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सबसे पहले माइल्ड आता है जिसमें बच्चे को इतनी डिसेबिलिटी है इस लेवल की, फिर आता है मॉडरेट जिसमें बच्चे को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा सीवियरिटी है थोड़ी सी, यानी बच्चा कर सकता है टास्क बट उसको थोड़ा बहुत किसी का हेल्प चाहिए रहता है। लाइक उसको आधा टास्क आप करके दे दो, आधा वो खुद कर लेगा। सपोज उसे टी शर्ट पहननी है तो आप उसके दोनों हाथ डाल के दे दो, फिर वो गर्दन डाल के टी शर्ट नीचे कर सकता है। या फिर उसको आप पोजीशन में सेट करके दे दो टी शर्ट, फिर वो पहन लेगा। मीन्स वो टास्क कर सकता है बट विद द लिटिल बिट हेल्प ऑफ अदर्स। समझ गए? नेक्स्ट सीवियर। सीवियर आपको नाम से पता लग रहा है कि उस बच्चे की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। बोलते हैं ना डॉक्टर्स की इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, यानी कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में है वो बच्चा। वो 100% डिपेंडेंट होता है हर टास्क के लिए किसी और के ऊपर। वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकता है अगर वो बच्चा सीवियर सीपी का है तो। समझ गए? माइल्ड में बच्चे को इतनी दिक्कत है, मॉडरेट में इतनी है, और सीवियर में सबसे ज़्यादा है जिसमें बच्चे को हर टाइम किसी सेकंड पर्सन की हेल्प लगेगी ही लगेगी। तो ये हमने पढ़ा सीवियरिटी के बेसिस पे तीनों टर्म्स। नेक्स्ट अब हम आते हैं अफेक्टेड लिम्स के बेसिस पे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है मोनोप्लेजिया। अब आपको नाम से पता लग रहा है मोनो यानी कि एक, मोनो यानी कि एक, तो हमारी कोई भी एक लिम्ब अफेक्टेड होती है उसे हम मोनोप्लेजिया कहते हैं। अब सपोज मैंने ये एक रफ डायग्राम बना दिया किसी भी पर्सन का, तो अब हमें इससे क्या देखना है कि मोनोप्लेजिया सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी, मोनोप्लेजिया। तो आपको नाम से पता लग रहा है मोनो यानी कि बच्चे की कोई भी एक लिम्ब अफेक्टेड है। अब अफेक्टेड लिम्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आप साइड में नाम देखते चलना। पहला है मोनोप्लेजिया, यानी कि बच्चे की कोई एक लिम्ब अफेक्टेड है, वेदर इट इज वन हैंड और वन लेग। ठीक है, कोई भी हाथ हो सकता है, कोई भी पैर हो सकता है। नेक्स्ट आता है हेमीप्लेजिया, जिसमें बच्चे की हाफ बॉडी अफेक्टेड होती है। अब वो हाफ बॉडी या तो दोनों लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग होगा, या फिर राइट हैंड और राइट लेग होगा। ठीक है, बच्चे की हाफ बॉडी अफेक्टेड रहेगी, उसी साइड का हाथ और उसी साइड का पैर। ठीक है, हेमी यानी हाफ। समझिए इतनी चीज। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, आता है हमारे पास पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया आपको नाम से ही पता लग रहा है कि बच्चे के पैरों में दिक्कत है, यानी कि उसके दोनों पैर अफेक्टेड है, दोनों पैर अफेक्टेड है। मैं जो नीचे लिख रही हूँ ना पैराप्लेजिया, फिर मोनो, हेमी, फिर उसमें लिम्स, उसको हाईलाइट कर रही हूँ। बेशक आप इन चीज का स्क्रीनशॉट लेते चलना कि पैरा यानी ये वाला लिम्ब अफेक्टेड है, होमो यानी ये वाला लिम्ब अफेक्टेड है। इसलिए मैंने ये रफ डायग्राम बना के हाईलाइट कर रही हूँ, नीचे लिख रही हूँ, ताकि सपोज अगर आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहे कि नीचे ये नाम लिखा है, ऊपर ये हाईलाइटेड है, तो यानी ये वाली लिम्स अफेक्टेड रहती है। इसलिए ध्यान रखते चलना छोटी छोटी चीजों का भी। नेक्स्ट पैरा के बाद हम आते हैं डायप्लेजिया। डायप्लेजिया में बच्चे के दोनों पैर अफेक्टेड रहते हैं सीवियर कंडीशन में, एंड उसके हाथों पे भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत अफेक्ट रहता है। ठीक है, जो लेग्स होंगे वो तो सीवियरली अफेक्टेड होंगे, बट जो हैंड्स होंगे
उसको दिक्कत आएगी उससे हैंड से रिलेटेड मूवमेंट्स में, बट पैर के कंपैरिजन जितनी दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए? यानी कि पैरों की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है मगर हाथों की सीवियरिटी पैरों की मुकाबले कंपैरिजन में कम रहेगी। ये रहता है डायप्लेजिया में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया में, जिसमें आपको नाम से ही पता लग रहा है क्वाड्री यानी कि 4, यानी कि बच्चे की इसमें चारों लिम्स अफेक्टेड रहती हैं। समझिए आगे बात समझ में। क्वाड्रीप्लेजिया में यानी क्वाड्री से नाम से पता लग रहा है कि 4 होता है क्वाड्री का मतलब, तो बच्चे की चारों लिम्स इसमें अफेक्टेड रहती हैं। तो इसी के साथ हमारा अफेक्टेड लिम्स वाला भी टॉपिक हो गया है। अच्छे से समझ लेना इस चीज को। अब हमने टाइप्स ऑफ सीवियरिटी में सीवियर देख लिया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो गया। नेक्स्ट अफेक्टेड लिम्स में मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, डायप्लेजिया एंड क्वाड्रीप्लेजिया, ये सारा हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जिसमें हमें पहला पढ़ना है स्पास्टिसिटी। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है स्पास्टिसिटी में होता है मसल्स की स्टिफनेस, यानी मसल्स टाइट हो जाती है। बच्चे का हैंड अगर ऐसे है, उसकी ये वाली मसल स्टिफ होगी तो बच्चा अपना हाथ ऐसे सीधा नहीं कर पाएगा। उसकी रिस्ट है, रिस्ट में उसकी रिस्ट ऐसे रहती है, तो वो अपनी रिस्ट अपनी बिना एक्सटर्नल हेल्प पे सीधा या फिर बेंड इस तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके यहाँ पे स्टिफनेस हो गई है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत होती है, जिसमें रेगुलर बेसिस पे उसकी स्टिफ मसल्स पे काम किया जाता है, उनको वापस मोशन में लाने के लिए। नेक्स्ट कांट मूव इट, मैंने आपको बताया कि वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता है क्योंकि स्टिफ हो गई हैं उसकी मसल्स। तो और इसके बाद स्पेस्टिसिटी की बात आते हैं हम अटेक्सिया पे, जिसमें बैलेंसिंग प्रॉब्लम रहती है फाइन मोटर और ग्रोस मोटर्स में। ठीक है, ग्रोस मोटर्स हमारी बड़ी मसल्स होती है और फाइन मोटर्स हमारी छोटी मसल्स होती हैं, तो उसको इन मोटर्स में दिक्कत रहती है। एंड सेकेंड थिंग बैलेंसिंग में दिक्कत रहती है। उसके बाद आता है हम एथेटोसिस में, जिसमें रहता है कि बच्चे की मसल्स काफ़ी ज़्यादा ओवर फ्लेक्सिबल हैं। हमने स्पास्टिसिटी में क्या पढ़ा कि उसकी मसल काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं, और एथेटोटिक्स इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें बच्चे की मसल्स काफ़ी ज़्यादा लूज होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। इनफैक्ट वो अपनी नेक पे भी कंट्रोल नहीं रख पाता है, उसकी नेक कभी यहाँ कभी वहाँ हो रही है, उसका अपनी मसल्स पे कंट्रोल ही नहीं है। ऐसा बच्चा बैठता है जब, तो एकदम से धम से बैठता है, क्योंकि उसकी अपनी मसल्स पे कंट्रोल नहीं है कि वो धीरे धीरे बैठ सके। ठीक है, ओवर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है मसल्स में। नेक्स्ट अब हम आते हैं लास्ट मिक्स्ड, जिसमें जो ऊपर ये जो मेंशन्ड है इसमें से मिक्स्ड रहते हैं। या तो उसे स्पेस्टिसिटी और अटेक्सिया होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ मसल्स होंगी, बैलेंस ही नहीं कर पा रहा होगा वो, क्योंकि पैरों को अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा, तो बैलेंस कैसे करेगा। या फिर अटेक्सिया और एथेटोटिक्स होगा कि बच्चे की काफ़ी ज़्यादा लूज मसल्स हैं, ओवर फ्लेक्सिबल मसल्स है कि वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहा, जिसमें मैंने आपको नेक का एग्जाम्पल भी दिया। तो इसी के साथ हमारा मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट होता है। तो हमने यहीं पे टाइप्स ऑफ सीपी कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस से बता रही हूँ। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था, ख़त्म करने के बाद भी बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ सीपी ये आएगा, अभी लिख लो। मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सीपी एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स, जिसमें आपको पहले फ्लो चार्ट बनाना जो राइट हैंड की स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइप्स ऑफ सीपी करके 3 एरो बना के सीवियरिटी, अफेक्टेड लिम्स और मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर नीचे के सब पॉइंट्स, फिर उन्हें एक्सप्लेन करना। और जो ये होमोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया है, इसमें एक रफ सा डायग्राम भी बनाया आना, जिसमें अगर बच्चे के हाथ अफेक्टेड है तो हाथ को कलर करे आना, पैर अफेक्टेड है पैर को कलर करे आना। इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, जिससे टीचर को आंसर पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, होमोप्लेजिया और डायग्राम देख के ही टिक लगा दे। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी टेक्निक्स फॉर डेफ ब्लाइंड चाइल्ड, कि इसमें आपको ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी टेक्निक्स लिखनी है कि एक डेफ ब्लाइंड चाइल्ड के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। इसका क्लिप भी आपको मिल जाएगा। बट हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, बेशक ज़्यादा स्कोरिंग ना आए, बट हाँ 3 नंबर में तो इसके आने के चांसेस हैं। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी टेक्निक्स की जो डेफ ब्लाइंड चाइल्ड के लिए यूज़ होती है। अब बच्चे के पास उसका विजन नहीं है, हियरिंग नहीं है,
तो बच्चे का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का टास्क एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि वो ना देख सकता है और ना सुन सकता है। तो इसके लिए भी ऑफकोर्स कुछ टेक्निक्स और कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसकी वजह से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी वाला टास्क परफॉर्म हो सके। तो पहली टेक्निक होती है लोअर हैंड एंड फोर हैंड टेक्निक। लोअर हैंड का मतलब होता है जो बच्चे का हैंड है वो नीचे, बॉडी के नीचे वाले पार्ट के सामने रहता है। बच्चे का फिर हैंड ऑब्स्टिकल्स को टच करता है, टच करके उसे समझ आता है कि यहाँ पे आगे जाने का रास्ता है और यहाँ पे आगे जाने का रास्ता नहीं है। इसी के साथ एक और टेक्निक होती है अपर हैंड। लोअर हैंड में हाथ नीचे वाली बॉडी के सामने था, अपर हैंड में हाथ यहाँ रहता है, फेस के आगे रहता है। इससे बच्चा टच करता है चीज़ों को चलने से पहले, उसके फेस के आगे उसका हैंड है जो ऑब्स्टेकल को फाइंड करता है, उसे समझ आता है कि कहाँ पे आगे जाने का रास्ता है और कहाँ पे आगे जाने का रास्ता नहीं है। नेक्स्ट साइटेड गाइड टेक्निक। अब आपने ये मोस्टली मेट्रो स्टेशंस पे देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, उनके साथ एक गार्ड आता है, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक मूव करवाता है। ऐसे करवाता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जो साइटेड गाइड पर्सन होता है, मीन्स जो यहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करवाता है, वो आगे आगे चलता है और जो ब्लाइंड पर्सन है वो उसका हैंड पकड़ के उसको फॉलो करता है। तो ये साइटेड गाइड टेक्निक रहती है, इसमें एक पर्सन का नीड रहता है। नेक्स्ट द केन टेक्निक। ये तो मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक केन का यूज़ किया जाता है, वो चाहे फोल्डेबल केन हो या फिर नॉर्मल केन हो। ब्लाइंड पर्सन केन की हेल्प से पहले ऑब्स्टेकल या फिर रास्ता फाइंड करता है, उसके बाद अपना ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का टास्क करता है। एंड लास्ट द गाइड डॉग टेक्निक। ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। इसमें जो डॉग है उसको यूज़ किया जाता है, मीन्स जो ब्लाइंड पर्सन है वो डॉग को अपने आगे रख के चलता है और डॉग इंडिकेट करता है ब्लाइंड पर्सन को कि क्या ऑब्स्टेकल है सामने या फिर किधर टर्न लेना है, किधर स्टेयर्स है, किधर नीचे जाना है। ये सारी चीज़ें डॉग गाइड करता है। अब ये मैंने कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, क्योंकि इसके लिए हमें पहले तो डॉग को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो उसे समझ आ सके कि सामने ये वाली मुश्किल है, तो हमें ब्लाइंड पर्सन को किस तरह से इंडिकेट करना है। फिर साथ में हमें ब्लाइंड पर्सन को भी ट्रेन करना होता है कि डॉग अगर ये इंडिकेशन दे रहा है तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल। इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, बेशक चाहे 2 नंबर की डेफिनेशन में ही क्यों ना आ जाए, बट आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इनका मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन एंड देन बेनिफिट्स भी आप लिख सकते हो कि किस लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन हमें बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या फिर किसी भी कंडीशन को जल्दी आइडेंटिफाई करना, देन उसका रेफर करना क्यों ज़रूरी है। अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है? डेफिनेशन की बात करें तो अर्ली इंटरवेंशन इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इन चिल्ड्रन। मतलब कि बच्चे की ग्रोथ में जो जो तकलीफ़ें आ रही हैं उन तकलीफ़ों को आइडेंटिफाई करना, उसे क्या डिसेबिलिटी है या फिर उसको क्या दिक्कत है, इसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। एक पेरेंट्स के थ्रू या फिर जनरल एजुकेटर के थ्रू, उसके पीयर ग्रुप के थ्रू या फिर उसके फैमिली मेम्बर के किसी भी थ्रू हो सकता है। जैसे कि कोई रिलेटिव आ रहा है, वो कह दे कि आपने अपने बच्चे में ये चीज़ नोटिस की। कोई भी अलग कंडीशन होती है उसकी एज के अकॉर्डिंग या फिर उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, तो रिलेटिव्स या फिर पीयर ग्रुप या फिर जनरल टीचर आगे पेरेंट्स को कंसल्ट करते हैं। बच्चे में ये सिनेरियो अलग दिख रहा है। अब उन्होंने पेरेंट्स को आके कहा, पेरेंट्स से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको डॉक्टर के विजिट कराओ या फिर किसी स्पेशल एजुकेटर से कंसल्ट करो। इसे कहा जाता है रेफरल। अब डेफिनेशन पे आए तो रेफरल इज़ द इनिशियल रिक्वेस्ट टू कंसीडर अ स्टूडेंट फॉर अ स्पेशल एजुकेटर इवेल्यूएशन। मतलब कि कोई भी आके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर किसी से भी रिक्वेस्ट कर रहा है चाइल्ड को लेके कि उसका फर्दर असेसमेंट इवेल्यूएशन कराओ, उसके अंदर ये अलग कंडीशन दिख रही है, इसको रेफरल कहा जाता है। अब रेफरल भी फैमिली मेम्बर के थ्रू हो सकता है, उसके फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, किसी रिलेटिव के थ्रू हो सकता है, टीचर के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ टाइप ऑफ लर्नर्स, कि कौन कौन से लर्नर्स होते हैं जिन्हें हम लर्निंग स्टाइल्स भी कहते हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था काइनेस्थेटिक लर्नर, विजुअल, ऑडिटरी, ये सारे लर्नर्स आपको ध्यान में होने चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लर्नर्स 3 टाइप के होते हैं, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स होते हैं जो चीज़ों को देख के सीखते हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है जब वो चीज़ों को देखते हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान को पूरा टास्क करते हुए देख रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, ये सब विजुअल लर्नर्स होते हैं। इनकी ये जो चीज़ों को देखते हैं इनको वो अच्छे से समझ आता है, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है।
ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो सुन के सीखते हैं, इनको लेक्चर्स स्पीचेस सुनना अच्छा लगता है क्योंकि इन्हें सुन के चीज़ें जल्दी समझ आती है, जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट आते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स पे। वो लर्नर्स होते हैं जो हैंड ऑन लर्निंग पे बिलीव रखते हैं, यानी कि इन्हें सुन के या पढ़ के चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ये टास्क में खुद इन्वॉल्व रहते हैं, खुद चीज़ों को करके देखते हैं, तब इन्हें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहती हैं। तो इसी के साथ 2.2 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 2.3 पे, विच इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन आइडेंटिफाइंग स्टाइल्स फॉर प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। मतलब कि हमें प्लानिंग करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने प्रोग्राम की। तो अगर हम विजुअल लर्नर्स की बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर चीज़ का रिटर्न में लिखना चाहिए या फिर वीडियोस प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे बच्चे देख के सीखें। लोगों को टास्क मॉडलिंग जिसे कहते हैं कि कोई पर्सन खड़ा है वो कोई टास्क को परफॉर्म करके दिखा रहा है जिसे बच्चे देख के सीख रहे हैं। अगर हम ऑडिटरी लर्नर्स के लिए प्लान बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऑडियोज़ को इन्वॉल्व करें जिससे बच्चा सुन सके, या फिर स्पीचेस अच्छे इफेक्टिव लेक्चर्स को हम अरेंज करें जिससे बच्चा सीख के समझ सके। काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए प्लान बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह से सेटअप करें, इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें कि वो लर्नर्स आके खुद एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, अपना हैंड और लर्निंग एक्सपीरियंस कर सके। तो प्रोग्राम बनाते हुए हम किस लर्नर के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, वो कौन सा लर्नर है, उस चीज़ों का ध्यान रख के उन पॉइंट्स को लेके आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिस्क फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, कि मल्टीपल डिसेबिलिटी के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। बेसिकली ये 3 पार्ट्स में 3 टाइम पीरियड में डिवाइड होते हैं, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, आफ्टर, ड्यूरिंग नेटल पीरियड, ये सारे। तो आपको ये सारे रिस्क फैक्टर्स अच्छे से आने चाहिए एंड इनके रीजंस भी आने चाहिए, प्रिकॉशंस, कॉजेज़, ये सब आप ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि हाँ रिस्क फैक्टर से भी क्वेश्चन बन जाता है। बेशक आपसे सिर्फ प्रीनेटल का पूछ ले या सिर्फ नेटल टाइम का पूछ ले या फिर सिर्फ पोस्टनेटल का पूछ ले, कोई एक टाइम पीरियड तो वो पूछ ही लेता है क्वेश्चन पेपर में। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन जिन वजह से डिसेबिलिटी हो सकते हैं उन्हें रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है। रिस्क फैक्टर्स को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल। अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो प्रीनेटल पीरियड होता है प्रेगनेंसी वाला, जब बच्चा अपनी मम्मी के पेट में होता है, उस टाइम पे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर मदर किसी भी अल्कोहल या ड्रग्स का कंजप्शन कर रही है, या फिर मदर की कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, या फिर एक्सेसिव अल्ट्रासाउंड करा रही हो मदर, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने की वजह से जो रेस पड़ते हैं वो भी बच्चे पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, या फिर रुबेला वायरस हो जाए, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं प्रीनेटल पीरियड के टाइम पे। अब नेटल, जब डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर अनप्रोफेशनल डॉक्टर है, या फिर बच्चा हाथ से गिर जाए, या फिर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल रही हो, या फिर जब वैक्यूम की मदद से बच्चे को बाहर निकाला जा रहा हो, तब उसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए, उसके किसी बोन में क्रैक आ जाए, ये सब नेटल पीरियड के टाइम के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट पोस्टनेटल पीरियड होता है जब बच्चे का बर्थ हो चुका होता है, जब वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। उस टाइम पे माल न्यूट्रिशन एक फैक्टर हो सकता है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर न्यूक्लियर रेडिएशंस बच्चे को हो, या फिर कोई सीवियर फीवर हो जाए, ये सभी फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट डिफाइन लर्निंग, कि लर्निंग क्या होता है। इससे रिलेटेड भी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जिसमें आपको लर्निंग की डेफिनेशन लिखनी होगी। बट हाँ, अगर 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसकी डेफिनेशन साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख के आ सकते हैं। बट हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट कोई डेफिनेशन आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो लर्निंग एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि हाँ लर्निंग तो हमें पता ही है, बट जब लिखने की टाइम आता है तो हम उसकी डेफिनेशन नहीं बना पाते। इनफैक्ट आप अभी भी सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पोस्ट करके कोई डेफिनेशन लिख के देखो लर्निंग की, क्या आप लिख सकते हो, क्या आप लिख पाओगे लर्निंग की डेफिनेशन। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा स्कोरिंग नहीं बट हाँ। तो लर्निंग एक एबिलिटी होती है जो हमारे कॉग्निटिव लेवल को डेवलप करती है, जिसकी वजह से बिहेवियर चेंजेस होते हैं और ये एक्सपीरियंस से आते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लर्निंग इज़ द एक्सपीरियंस एक्विजिशन प्रोसेस। मतलब कि लर्निंग कैसे आती है, अब हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर जब हम उसी को इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारे माइंड में लर्निंग होती है। सेकेंड, एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुली क्या होता है कि कोई भी कंडीशन है उसके लिए हमें कैसे रिएक्ट करना है, वो हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है और जो कंडीशन है उसे स्टिमुली कहा जाता है। तो लर्निंग से हमारा रिलेशनशिप बनता है स्टिमुली और रिस्पॉन्स का। लर्निंग हमें सिखाती है कि किसी भी कंडीशन के लिए हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है।
नेक्स्ट डेवलप कॉग्निटिव लेवल, जैसे कि मैंने बताया कि लर्निंग हमारे कॉग्निटिव लेवल की डेवलपमेंट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग से हमें समझ आते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। सोसाइटल नॉर्म्स एक्सेट्रा लर्निंग से हमें पता चलता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ की रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म कैसे हैं, उनके साथ हमें अपनी लाइफ जीनी है, ये सब भी हमें लर्निंग से आता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आएगा ही आएगा, सीटेट देख लो, डिप्लोमा देख लो, बीएड देख लो, DSSS देख लो, KVS देख लो, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, विच इज़ हार्वर्ड्स गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इससे क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आया था, इससे क्वेश्चन मेरे सीटेट के टाइम पे भी आया था, इससे मैं जब मॉक टेस्ट सोल्व करती थी तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये आपको डिप्लोमा लेवल के लिए ही नहीं आगे के लिए भी क्लियर होना चाहिए। तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपने इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 पिलर्स दिए थे, 5 6 7 8 पिलर्स दिए थे। अब वो 8 पिलर्स कौन कौन से थे? वर्बल लिंग्विस्टिक, मतलब कि जो बच्चा वर्ड स्मार्ट होता है, जिसे लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होता है, वर्ड्स का अच्छा ज्ञान होता है। लॉजिक मैथमेटिक्स, यानी कि जो बच्चा स्मार्ट होता है, हर चीज़ों में लॉजिक लगा के काम करता है, हर चीज़ों को मेज़र करता है, एक्यूरेट तरह से काम करता है। नेक्स्ट विजुअल स्पेटियल, यानी कि जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं, जो बच्चे देख के सीखते हैं, उन्हें पिक्चर्स या फिर वीडियोस देख के याद रहता है। नेक्स्ट ऑडिटरी म्यूजिकल, जो म्यूज़िक स्मार्ट होते हैं, उनको वर्ड्स की पकड़ अच्छी होती है, उन्हें सुन के चीज़ें ज़्यादा रिमेंबर रहती हैं, ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं वो। नेक्स्ट बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो बॉडी स्मार्ट होते हैं, उन्हें अपनी फिजिक पे, अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है, अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं वो। नेक्स्ट इंटरपर्सनल होता है, जो दूसरों से रिलेशंस अच्छा बनाते हैं, अपने पीयर ग्रुप से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। नेक्स्ट इंट्रापर्सनल, जो खुद पे वर्क करते हैं, सेल्फ स्मार्ट होते हैं, उनको सेल्फ अपने आप पे बिलीव होता है, वो अपने बारे में जानते हैं, अपने हॉबीज़ के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के बारे में। एंड लास्ट नेचुरलिस्टिक, जो नेचर स्मार्ट होते हैं, यानी कि उनको नेचर के साथ कनेक्शन होता है, प्लांटिंग ट्रीज जैसी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है, वो अपने इन्वायरमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये 8 पिलर्स हैं गार्डनर्स की थ्योरी के। एंड प्लस पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं RPWD एक्ट के तहत, तो उनको एक बार रिवाइज़ कर लेना। उसका क्लिप भी मैं डाल दूँगी, आप चाहो तो देख सकते हो। बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग आप देख लेना, बेशक थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट देख लेना कि आपके माइंड में क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, अगर आप मल्टीपल डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से हो तो एक रैंडम डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जो RPWD एक्ट के तहत 21 डिसेबिलिटीज़ गिवन है, तो पहली आती है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग साइटलेस। ऑफ कोर्स जो साइटलेस है, जिसे दिखाई नहीं देता है, अनेबल टू सी है। और जो ब्लाइंडनेस वर्ड है वो डिनोट किया जाता है उस कंडीशन को जब पर्सन 100% ब्लाइंड हो। क्या हो जब पर्सन 100%, क्या हो जब पर्सन 100% ब्लाइंड हो, तो उसके लिए हम ब्लाइंडनेस टर्म का यूज करते हैं। अब इससे ही नेक्स्ट आता है लो विजन। तो इट इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब इसमें 2 कंडीशन गिवन है, इन दोनों में से एक इंडिविजुअल को कोई भी कंडीशन हो तो उसको हम लो विजन की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं कि जो विजुअल एक्विटी है वो एक्सीड ना करती हो 6/18 रेशियो से, या फिर लेस देन हो 2/6 से 360 तक, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडेड एन एंगल लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्रीज। तो यही 2 कंडीशन रहती है हमारी विजन लॉस की। बहुत ही बेसिक सा है, ब्लाइंडनेस, विजन लॉस, डेफ, IDD, ये तो आप जब से एडमिशन लिया हुआ तब से ही करते हुए आ रहे हो। तो ब्लाइंडनेस और लो विजन के बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन आती है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स। तो इसमें क्या होता है, ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज है जो बैक्टीरिया, जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्राई कहते हैं, इस वजह से होती है, जो हमारी मेनली अफेक्ट करती है स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, मस्कुलर सर्फेसिस को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को एंड आइज को, ठीक है। लेप्रोसी इज नोन एज टू अकर एट ऑल एजेस। ये किसी भी एज में हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम वेरी इन्फेंसी, जब बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ टू 2 years वाली जो रेंज होती है, अर्ली इन्फेंसी, उस एज में भी हो सकता है, और ओल्ड एज में भी हो सकता है, किसी भी लाइफ स्पेन में हो सकता है। अबाउट 95% ऑफ पीपल हु कॉन्टैक्ट एम लेप्रा डू नॉट डेवलप द डिजीज। 95% लोग हैं जिन्हें लेप्रा होता है, बट वो डिजीज के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। मेन आपको लेप्रोसी क्योर पर्सन से रिलेटेड, जैसी आई इस डिसेबिलिटी का नाम, क्या ध्यान रखना है कि ये हमारी स्किन पे इफेक्ट डालता है, पेरिफेरल नर्व्स पे इफेक्ट डालता है,
मैं वापस से हाईलाइट कर देती हूँ कि जैसे लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन टर्म आए, आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारी स्किन पे इफेक्ट डालता है एक, नेक्स्ट पेरिफेरल नर्व्स पे, मस्कुलर सर्फेसिस पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे एंड आइज पे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इस कंडीशन में इंडिविजुअल की किस किस चीज़ों पे अफेक्ट पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट पे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट पे। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अ पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी। अब देखो, जैसे ब्लाइंडनेस में ब्लाइंडनेस अलग था और लो विजन अलग था, बट हियरिंग में टोटल डेफ और पार्शियली डेफ दोनों ही इंक्लूडेड है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पार्शियली और टोटली, यानी थोड़ा बहुत सुनता होगा या फिर बिल्कुल नहीं सुनता होगा। इनएबिलिटी टू हियर, इट इज डिसेबिलिटी विच सब डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। ये एक कैटेगरी है जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डेफ में और एक हार्ड ऑफ हियरिंग में। जैसे ब्लाइंडनेस को क्या था ना, ब्लाइंडनेस और लो विजन में, ऐसे ही इसको किया गया है डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग में। अब यही डेफ की डेफिनेशन पढ़ ले तो डेफ मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स। और यही हार्ड ऑफ हियरिंग देख ले तो उस इंडिविजुअल को सुनने में दिक्कत है, मीन्स पर्सन हैविंग 60 dB टू 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स। अब ये जो डीबी का रेशियो है और जो विजन का रेशियोज है, ये हियरिंग और ब्लाइंडनेस दोनों में मैंने बहुत ही डिटेल में किया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो चेक करोगे कोर्स नंबर 2 की तो आपको दिखेगा, मैंने टेबल से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से जाके रिवीजन कर सकते हो अगर आपको ये डीबी वाले रेशियो या डिजिट्स याद नहीं है तो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे। जिसमें हम सबसे पहले चलते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो प्रॉब्लम होती है मूविंग में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एक इंडिविजुअल का किस चीज पे अफेक्ट पड़ता है, उसकी मूवमेंट पे, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस एबिलिटी पे मीन्स डिसेबिलिटी इन लेग्स, उसको लेग्स में दिक्कत रहती है, बट इन जनरल इट इज टेकन एज अ डिसेबिलिटी रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स एंड द मसल्स। बट अगर हम इन जनरल देखें तो इसे डिसेबिलिटी को माना जाता है बोन्स, मसल्स और जॉइंट से रिलेटेड उसको दिक्कत है। अगर एक इंडिविजुअल के बोन्स में, मसल्स में, जॉइंट्स में दिक्कत रहेगी तो ऑफकोर्स उसकी मोबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। तो अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी टर्म आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें मैंने आपको लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन में बताया ना कि स्किन, आईज, पेरिफेरल नर्व्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ऐसे ही लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आपको ध्यान रखना है बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, इन चीजों पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट ड्वार्फिज्म, ये होता है बोनापन, जब किसी पर्सन की हाइट कम रह जाती है। तो अगर किसी को ग्रोथ डिसऑर्डर है, यानी कि उसकी हाइट एक एवरेज पर्सन से शॉर्टर है, तो वो ड्वार्फिज्म में आ जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता था। मेंटल रिटार्डेशन टर्म इसी के लिए यूज होती थी, जो अब अपग्रेड करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कर दी गई है। तो इसमें भी लिखा भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन MR। It is condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning। ये हमें एक हमारी एबिलिटी में लिमिट कर देते कि इसी हद तक इसे आ पाएंगे। और वो कौन कौन सी चीजें हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, जिसमें इंक्लूड होता है रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन एडेप्टिव बिहेवियर विच कवर्स रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। अब जैसे कि आपको पता है कि बच्चा है, वो देख के काफी चीजें सीख लेता है अपने बचपन से, हम उसको सिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट वो काफ़ी चीज़ें देख के ही कैच कर लेता है। एक हम अंदाजा लगाते हैं कि बच्चा 2 साल का तो उसे ये एक्टिविटीज़ आ जानी चाहिए, बच्चा 5 साल का उसे एक्टिविटीज़ आनी चाहिए। बट कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा, कुछ चिल्ड्रन को ऐसा नहीं हो पाता है, तो वो उसको इंटेलेक्चुअली मेंटल रिटार्डेड किस लेवल पे है, इस चीज़ को दर्शाता है कि उसकी जो एडेप्टिव बिहेवियर था, देख के सीखने वाला, आसपास की रहन सहन से सीखने वाला चीज़ों को रिलेटेड टू एवरीडे सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स, उसने वो किस हद तक सीखी है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ सीखी है। तो जैसे इंटेलेक्चुअल आपके पास
डिसेबिलिटी की बारी है तो आपको ध्यान रखना है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पे ये इफेक्ट डालता है, जिसमें इंक्लूड है रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड जो कवर करता है रेंज एवरीडे सोशल लाइफ एंड प्रैक्टिकल स्किल्स की भी। समझ गए? अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस इज अ मेंटल डिसऑर्डर रेफर टू सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, perception, orientation and memory which grows impairs judgment, behavior, capacity and recognize reality or ability to meet the ordinary demands of the life की। अब आपको पहले ये चीज समझनी होगी कि मेंटल रिटार्डेशन अलग होता है और मेंटल इलनेस अलग होता है। ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोई डाउट होता है वो वाली वीडियोस वापस से देख सकते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो मेंटल इलनेस अफेक्ट डालता है हमारे मूड पे, परसेप्शन पे, थिंकिंग पे, रीजनिंग पे, इन सब लेवल पे, बट इट डज नॉट इंक्लूड रिटार्डेशन। जैसे मैंने आपको बताया मेंटल रिटार्डेशन से अलग है, तो ये रिटार्डेशन को इंक्लूड नहीं करता है, जो एक कंडीशन होती है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। जो मेंटल रिटार्डेशन होता है उसमें क्या होता है कि पर्सन का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता, उसको लाइक वो आईडीडी है ना, तो उस पर काफी ज्यादा वर्क करके उसकी कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है, बट जिस लेवल को वो आईडीडी है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बट जो मेंटल इलनेस है उसे ठीक किया जा सकता है। मेंटल इलनेस किस वजह से हो जाती है? एंग्जाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मूड परसेप्शन चेंज हो जाता है, थिंकिंग बदल जाती है। तो ये सब मेंटल इलनेस में आता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट अब हम आते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जैसे आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर टर्म दिखे, आपको समझ जाना है कि ये बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड है। is a neurological and developmental disorder where affects communication and behavior। ये एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट डालता है बच्चे के कम्युनिकेशन और बिहेवियर पे। ऑटिज्म कैन बी डायग्नोस्ड एट एनी एज, ये किसी भी एज में पता लगाया जा सकता है, बट स्टिल इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है क्योंकि ऑटिज्म का बच्चा क्या होता है कि वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाता, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, बहुत ही लिमिटेड लोगों से वो बातचीत करता है। फिर वो उसके पेरेंट्स होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं या अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो ज़्यादा सोशलाइजेशन नहीं कर पाता है, गैदरिंग्स में नहीं जा पाता है, गेट टुगेदर्स में नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है सोशलाइजेशन वाला। तो ये बच्चे का ऑफकोर्स डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा जब वो लोगों के साथ जाएगा नहीं, लोगों से मिलेगा नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करेगा, तो उसका हर पर्सपेक्टिव में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में काउंट होता है। नेक्स्ट, बिकॉज सिम्टम्स जनरली अपीयर इन द फर्स्ट 2 years ऑफ द लाइफ। जो सिम्टम्स है वो जनरली 1 से 2 साल के बच्चे की 1 से 2 साल की उम्र में ही दिख जाते हैं बच्चे के, कि वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। सपोज कोई गैदरिंग हो रही है तो अपनी मम्मी के पास ही है हर टाइम, अपने एज के बच्चों के साथ भी नहीं घूम रहा है, लोगों से मिल नहीं रहा है। तो सिम्टम्स दिख जाते हैं कि बच्चे इतना बड़ा हो गया है, 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, बट ये मम्मी से अलग होता ही नहीं है अपनी, यानी उसके अंदर सोशलाइजेशन ही नहीं है। ऑटिज्म अफेक्ट्स द ओवरऑल कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ एन अफेक्टेड इंडिविजुअल। जो ऑटिज्म है ये एक इंडिविजुअल की कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फिजिकल इन सभी एस्पेक्ट पे असर डालता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेरिब्रल पाल्सी की तरफ। ये तो हमने यूनिट नंबर 3 में बहुत अच्छे से समझा है। वो वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी क्योंकि मैंने सेरिब्रल पाल्सी का एक बहुत अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था अपनी तरफ से। तो आई डोंट थिंक सो कि सेरिब्रल पाल्सी में आपको थोड़ा सा भी डाउट होना चाहिए कि ये एक फिजिकल कंडीशन होती है मसल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, जो होती है ड्यू टू द डैमेज टू द ब्रेन और ड्यू टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। और ये होती है बर्थ के टाइम पे या फिर बर्थ से पहले। ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन नहीं है। प्रोग्रेसिव कंडीशन किसे कहा जाता है? जो टाइम के साथ और बुरी होती जाए। तो ऐसा नहीं होता है किसी पर्सन को किसी लिमिट तक सेरिब्रल पाल्सी है तो वही लिमिट रहती है, ये नहीं कि उसकी एज बढ़ रही है तो उसकी डिसेबिलिटी भी बढ़ेगी। नहीं, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज, प्रोग्रेसिव कंडीशन नहीं है। जैसे इसमें लिखा है मीनिंग इट डज नॉट वर्स विद टाइम, टाइम के साथ और खराब नहीं होती है। मसल डिजीज
डिसयूज शुड इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड। बट हाँ, अगर हम मसल्स का बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे तो ये टाइम के साथ और ज़्यादा खराब हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में बताया था कि सेरेब्रल पाल्सी के 3 टाइप्स होते हैं। तो अगर हम उसमें से स्पैस्टिसिटी की बात कर ले, स्पैस्टिसिटी में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाती है। लाइक ये है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाता है कि बच्चा सीधा ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर उसकी फिजिकल थेरेपीज नहीं हो रही हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं कराई जा रही है, तो उसकी मसल्स जो है यहाँ पे ऐसे स्टिफ हो जाएगी। फिर तो मतलब बच्चा अपनी तरफ से सीधा नहीं कर पा रहा है। बट अगर हम उसका हाथ पकड़ के सीधा करा रहे हैं तो उसका हाथ सीधा हो रहा है, मतलब कि मूवमेंट तो है बट वो अपनी तरफ से नहीं कर पा रहा, वो चीज़ अलग है। अब वो खुद भी नहीं कर पा रहा, हम उसे फिजिकल थेरेपीज भी नहीं दे रहे, हम उसे एक्सरसाइज भी नहीं करा रहे, तो उसके जो मसल्स है यहाँ पे स्टिफ हो जाएंगी एज इट इज। फिर अगर हम उसको ऐसे करने की कोशिश भी करेंगे ना तो भी सीधा नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये मसल ऐसे बेंड ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम इसके बाद चलते हैं मस्कुलर डायसोट्रॉफी पे। इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरोमस्कुलर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज मसल वीकनेसेस। अब जैसे मस्कुलर डायसोट्रॉफी आपको टर्म दिखे, आपको क्या माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये रिजल्ट इसका कॉज होता है मसल वीकनेसेस एंड ओवरऑल लॉस ऑफ मसल मास। ठीक है, मसल मास को ओवरऑल लॉस या फिर मसल वीकनेसेस। एमडी इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन। जो मस्कुलर डायसोट्रॉफी है ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है, यानी कि ये टाइम के साथ हमारी एज के साथ और ज्यादा वर्स होती रहती है। इसमें लिखा भी है गेट वर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। आपको नाम से पता लग रहा है कि हमारे नर्व से रिलेटेड होता है। इसके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर डिजीज। इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको बस एक बार रीड कर लो, बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखो कि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जब आए तो आपको ये सारे नाम लिख देना है। आर सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें पर्सन के काफी सारे वैरायटी ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उस पर वर्क किया जाता है। बट मैं वापस से बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, क्योंकि ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 में बना है, तो हर डिसेबिलिटी से रिलेटेड उसका हर डिसेबिलिटी का सॉल्यूशन यानी कि इलाज भी अभी तक नहीं आया है। तो ये भी एक ऐसी डिसेबिलिटी जिसके तो नेक्स्ट अब हम आते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज पे, जिसमें हमें आपको पता है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में बस 3 होती हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिसग्राफिया। इन तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो पर्सन्स की एबिलिटी को अफेक्ट करती है टू थिंक, टू स्पीक, राइट, स्पेल और टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिसकैल्कुलिया में आ जाता है ना, ये सब हमने किया था ना, ये तो मैं बहुत वीडियोस में पहले 3-4 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ऑफकोर्स अगर आप वो सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो, सिलेबस को स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से करते हुए आ रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे, जिसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी इंक्लूड करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस आए आपको ये वाली लाइन जरूर लिखनी है। द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी अटैक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। बस इसमें इतना ही आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसके आगे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ये हमारी स्पीच को, लैंग्वेज को अफेक्ट करता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, आई थिंक वॉइस, आर्टिकुलेशन एंड फ्लुएंसी। इनमें से एक होता है कि जो हम हकला के बोलते हैं वो वाला, एक हम तुतला के बोलते हैं, जैसे मेरा नाम हर्षिका है बट कुछ लोग हर्षिका बोलते हैं, श को स बोलते हैं। तो ये वाली सारी दिक्कतें आती है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर में। ये एक परमानेंट डिसेबिलिटी अफेक्ट करती है हमारे काफी सारे कंपोनेंट्स को स्पीच एंड लैंग्वेज के, ड्यू टू ऑर्गेनिक एंड न्यूरोलॉजिकल कॉजेस। ठीक है, इसमें वो हकलाने वाली प्रॉब्लम भी, श को स बोलने वाली प्रॉब्लम भी, या फिर हमारी वॉइस के साथ कितनी तेज पिच रखनी है, लो पिच रखनी है, ये सारे इश्यूज इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं
थैलेसीमिया में इट इज़ अ जेनेटिकली इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होती है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ लेस और एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, जो बॉडी के अंदर लेस या फिर एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन की वजह से होता है। एज यू न्यू हेमोग्लोबिन इज़ द प्रोटीन फूड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जैसे हमें पता है कि ये एक रेड ब्लड सेल का प्रोटीन होता है। हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, जो हेमोग्लोबिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, और उसी की एबनॉर्मेलिटी है हेमोग्लोबिन की, तो वो कंडीशन पैदा करती है थैलेसीमिया की। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम हेमोफीलिया, ये एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। लाइक इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, तो सपोज हाथ पे कट लग जाता है तो उसका ब्लड आता रहता है, लाइक ब्लड रुकता नहीं है। तो अब हम रीड करें तो लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन ब्लीडिंग गोज फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है, कोई भी हाथ कट गया है तो वो ब्लीडिंग बहुत लंबे टाइम के लिए हो रही है। हेमोफीलिया ऑलमोस्ट ऑलवेज अगर इन मेल्स, ये ज़्यादातर मेल्स में होता है, और दे गेट इट फ्रॉम मदर्स, इन्हें मदर से मिलता है। जैसे ये इनहेरिटेड है तो मदर साइड से आता है। ये फीमेल्स आर रेयरली अफेक्टेड विथ हेमोफीलिया, जो मदर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम अफेक्टेड होती हैं हेमोफीलिया से। नेक्स्ट अब हम आते हैं सिकल सेल डिजीज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम सिकल शेप्ड। ये रेड ब्लड सेल को सिकल शेप में बना देता है, या फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मिस हैपन आरबीसी रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं, बट उनकी शेप अब नॉर्मल है या फिर वो टूट गए हैं, जिसकी वजह से वो जो ऑक्सीजन कैरी वाला प्रोसेस है वो सफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है। इट इज़ अ जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिजीज, ये ट्रांसफर डिजीज है। रेड ब्लड सेल कंटेन प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। दिस इज प्रोटीन बाइंड्स ऑक्सीजन कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको बताया गया कि हेमोग्लोबिन का क्या रोल होता है, जो टूट जाते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। अब मैंने आपको बताया मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या होता है, जब किसी को 2 या फिर 2 से ज्यादा डिसेबिलिटिंग कंडीशंस होती है उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहा जाता है, जिसमें डेफ ब्लाइंडनेस इंक्लूडेड है। वो पर्सन डेफ साथ में ब्लाइंड होता है। अब उसकी 4 कंडीशंस होती है, या तो वो कंप्लीट डेफ विद कंप्लीट ब्लाइंड हो, या फिर कंप्लीट डेफ विद पार्शियली ब्लाइंड हो, या फिर पार्शियली ब्लाइंड विद कंप्लीट डेफ हो, या फिर पार्शियली ब्लाइंड विद पार्शियली डेफनेस हो। नेक्स्ट हम आते हैं एसिड अटैक विक्टिम्स पे, जिसको लाइक एन एसिड अटैक विक्टिम मीन द पर्सन डिसफिगर्ड ड्यू टू द वायलेंस असॉल्टेड बाय द थ्रोइंग ऑफ एसिड और सिमिलर कॉरोसिव सब्सटेंसेज। जो पर्सन डिसफिगर हो जाता है किसी भी वायलेंट असॉल्ट की वजह से, किसी भी एसिड या फिर ऐसे ही कॉरोसिव सब्सटेंस की वजह से। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट आता है पार्किंसंस डिजीज। इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है जो अफेक्ट करता है हमारी मूवमेंट को, और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। आगे आएगा इसमें आई थिंक। पार्किंसन इज कैरेक्टराइज्ड बाय टर्मोरिस एंड स्टिफनेस। इससे क्या हो जाता है, काफी ज्यादा स्टिफ हो जाती है बॉडी। इट इज प्रोग्रेसिव डिजीज, अभी बताया ना मैंने, यानी कि ये टाइम के साथ और बुरी 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 होती है। ऐसा नहीं है कि ये एज पे जाके रुक जाती है, नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे कंडीशन भी वर्स होती रहेगी, विच मीन्स इट इज वर्सन विद टाइम। देर इज नो क्यूरेबल एट प्रेजेंट, और एट प्रेजेंट इसका कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्योर अब तक इन्वेंट नहीं हुआ है। तो ये थी हमारी 21 डिसेबिलिटीज, ठीक है। एंड नाउ स्टार पॉइंट, एक सीक्रेट वाली बात कि आपको यूनिट नंबर 3 पे ज़्यादा फोकस करना है, विच इज़ सेरिब्रल पाल्सी, क्योंकि सेरिब्रल पाल्सी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके टाइप्स, इसकी डेफिनेशन एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूनिट नंबर 3 को थोड़ा सा ज़्यादा ग्रैब करके चलना। तो दैट्स ऑल, कि यही सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और कोई डाउट हो तो मेरे से आज क्लियर कर लेना, क्योंकि कल तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो इसलिए अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलो। आसान पेपर आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से अराउंड, अगर मेरी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बना, तो इन्हीं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका 70% पेपर बन सकता है। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नेगलेक्ट ना करते हुए कवर कर लेना। ये मैं लिख के लेके आई थी सारा, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोले हैं।
तो प्लीज़ इनको इम्पोर्टेंस दो, क्लियर करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. लेट्स टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.